नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक में आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस देखी थी और उनका डेरिवेशन देखा था। आज हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का आरेखीय निरूपण किस तरह से करते हैं और उसके लक्षण क्या है तथा छद्म कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण इस तरह से करते हैं। उससे पहले हम ये देखें कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक के व्यंजक क्या होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब क्रियाकारकों की सांद्रता समान हो, यानी A+A हो या A+B हो, लेकिन उनकी सांद्रताएं समान हो, तो उनके लिए जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, K2 = 1/T इंटू एक्स अपॉन A इंटू A-x होगा। यहाँ T समय है, A प्रारंभिक सांद्रता क्रियाकारक की और x T समय पर क्रियाकारकों के मोल जो वियोजित होते हैं। जब क्रियाकारक भिन्न हो, जैसे A और B हो और उनकी सांद्रता भी भिन्न हो, तो उस स्थिति में जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, K2 = 2.303/T A-B log B A-x अपॉन A B-x। तो इस तरह से किसी अभिक्रिया के लिए विभिन्न समय अंतराल पर क्रियाकारकों की सांद्रता का मान उपरोक्त दोनों समीकरण में रखने पर, यदि अगर क्रियाकारक समान है तो इस समीकरण में, और अगर क्रियाकारक की सांद्रता भिन्न है तो इस समीकरण में रखते हैं, तो K2 का मान या द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान समान आता है, तो वह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो K2 है उसकी इकाई हम देखें, यानी वेग स्थिरांक की इकाई देखें, तो वेग स्थिरांक की इकाई के लिए हमने सामान्य फॉर्मूला देखा था, K = मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ n जो है अभिक्रिया की कोटि है और द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 2 है, तो n की वैल्यू 2 रखने पर हमारी इक्वेशन होगी K2 = मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। या हम ये कह सकते हैं K2 = मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं K2 = मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K2 की इकाई है। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। पहली कंडीशन, जब क्रियाकारकों की सांद्रता समान हो, यानी क्रियाकारक A+A हो या A+B हो, लेकिन उनकी सांद्रताएं समान हो, उस स्थिति में जो K2 होगा वो क्या होगा, K2 = 1/T इंटू एक्स अपॉन A इंटू A-x। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, T = 1/K2 x अपॉन A इंटू A-x। तो अब हम x अपॉन A-x और T के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वह ग्राफ किस तरह से आएगा, एक सीधी रेखा आएगी, वह ग्राफ इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो K2 के बराबर होगा। यदि हम 1/A-x और T के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ पुनः एक सीधी रेखा होगी और ग्राफ इस तरह से मिलेगा। यहाँ इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो K2 के बराबर होगा और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो 1/A के इक्वल होगा। जब क्रियाकारक की सांद्रताएं भिन्न हो तो उसके लिए K2 का मान क्या होगा, K2 = 2.303/T A-B log B A इंटू A-x A इंटू B-x। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T = 2.303/A-B log B इंटू A-x अपॉन A इंटू B-x।
अब यदि हम 1/a माइनस बी लॉग बी a माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वह भी एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, ये एक सीधी रेखा होगी और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप k2 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं k का। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु लें, हाफ लाइफ पीरियड। अर्धायु हम किसे कहते हैं? वह समय जिस पर क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाती है अर्धायु कहलाती है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाती है। अब एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु का मान केवल हम उस स्थिति में ही ज्ञात कर सकते हैं जब क्रियाकारक के अणु एक ही प्रकार के हो, यानी A+A, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता समान हो, तो उस स्थिति में ही हम अर्धायु का गणना कर सकते हैं। अगर सांद्रता भिन्न होगी तो दोनों क्रियाकारकों की अर्धायु भी अलग अलग होगी, इसलिए अर्धायु ज्ञात करना मुश्किल होगा। अब जब सांद्रता समान हो, A+A हो, तो उसके लिए K2 हमारा क्या होगा? K2 इक्वल टू एक्स अपॉन टी इंटू A माइनस एक्स। यहाँ T इक्वल टू होगा टी ऑफ, यानी अर्धायु आधे, और x इक्वल टू A/2, अर्थात t समय पर, t हाफ समय पर जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी रह जाती है, A/2 रह जाती है। तो K2 इक्वल टू हमारा क्या होगा? K2 इक्वल टू, अब हम t और x की मान रख दें इस इक्वेशन में, तो K2 इक्वल टू 1/t½ डॉट A/2 अपॉन A इंटू A माइनस हाफ। अब A में से माइनस A/2 घटाएं, यानी A में से A/2 घटाते हैं तो A/2 रह जाता है ना, एक में से हम आधा घटाएंगे तो हाफ रह जाएगा, तो A माइनस A/2 हमारा क्या रह गया? A/2, और A/2 से A/2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे क्या रह जाता है? K2 इक्वल टू 1/t½ डॉट A/1/A। यहाँ हम ये कह सकते हैं t½ इक्वल टू 1/K2 डॉट 1/A। तो यहाँ 1/K2 यानी K2 कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं? t½ प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु उसकी क्रियाकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यह हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हम छद्म कोटि की अभिक्रिया देखें, शूडो ऑर्डर रिएक्शन। शूडो ऑर्डर यानी शूडो नाम से ही स्पष्ट है, आभासी या छद्म कि होती कुछ है और दिखती कुछ है। सामान्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की अणु संख्या और कोटि का मान समान होता है, यानी जैसे हमने कोई रिएक्शन ली A+B इक्वल टू प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी अभिक्रिया की अणु संख्या भी 1+1 1 होगी, और अगर A और B दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो इसकी कोटि भी 2 होगी। तो अणुसंख्यता और कोटि समान है, तो सामान्यतः अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि समान होती है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन में जो अणुओं की संख्या होगी वो और अभिक्रिया की कोटि जो कि हम प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं, दोनों का मान अंतर होगा। तो अतः वे अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्या तथा अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एस्टर का जल अपघटन, यानी एस्टर का अगर हम अम्लीय जल अपघटन कराएं तो एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है। अब यहाँ H2O जो है वो सॉल्वेंट है और आधिक्य में है। आधिक्य में होने के कारण इसकी जो सांद्रता में परिवर्तन है वो लगभग नगण्य है। अब सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होने के कारण जो H2O है उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। अतः जो इस इक्वेशन के लिए जो रेट होगी, रेट इक्वल टू होगी dx/dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ
एस्टर यानी CH3COO C2H5। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि 1 है, तो इसकी अणुसंख्यता तो 1 और 1 2 हो गई, लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 है, अतः यह छद्म कोटि की अभिक्रिया है। देखने से तो अभिक्रिया की कोटि हमें 2 लगनी चाहिए यानी 1, लेकिन H2 की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रयोग द्वारा जब हम इसकी कोटि निर्धारित करते हैं तो इसकी कोटि हमें 1 प्राप्त होती है। तो यह छद्म कोटि की अभिक्रिया होगी क्योंकि इसकी अणुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। छद्म कोटि की अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हम देखें, जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर, शर्करा का प्रतिपन्न। शुगर यानी सुक्रोज C12H22O11 है। जब इसका हम H2O के आधिक्य में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अर्थात इसका जो रोटेशन होगा वो +66.5 डिग्री होगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं। ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसका जो एंगल है वो +52.7 डिग्री है, जबकि सुक्रोज जो है लिवो रोटेटरी है और इसके लिए जो रोटेशन एंगल है वो -92.4 डिग्री है। तो इन दोनों का अगर हम मिक्सचर देखें तो मिक्सचर हमारा इन्वर्ट शुगर कहलाता है, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिक्सचर है वो हमारा इन्वर्ट शुगर होगा और इसका जो रोटेशन होगा वो लिवो रोटेटरी होगा यानी माइनस होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, अतः जो मिक्सचर का रोटेशन होगा वो लिवो रोटेटरी होगा। तो इन्वर्ट शुगर लिवो रोटेटरी है। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से यानी सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो अब लिवो रोटेटरी यानी इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं और ये इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में H2O जो है वो आधिक्य में है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, अतः यह रेट इक्वेशन में पार्ट नहीं लेता है। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, dx/dt इक्वल टू K2C12H22O11, अर्थात इसकी कोटि क्या हो गई, 1 हो गई और इसकी अणुसंख्यता 1 और 1 2 है, यानी अणुसंख्यता इसकी 2 है और अभिक्रिया की कोटि 1 है, अतः यह भी छद्म कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड व एथेनॉल की क्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एथेनॉल। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं, एथेनॉल हम एक्सेस में लेते हैं तो इथाइल एसीटेट मिलता है और बनता है और वाटर रिमूव होता है यानी वाटर निकलता है। एथेनॉल जो है एक सॉल्वेंट है। इस अभिक्रिया में एथेनॉल को हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं और यह एक्सेस में होता है तो इसके आधिक्य में होता है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है। सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होने के कारण जो रेट होगी वो क्या होगी, रेट इक्वल टू dx/dt इक्वल टू KCH3CO2O। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि 1 है, जबकि अणुसंख्यता 1 + 2 = 3, यानी अणुसंख्यता तो 3 है लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 है, अतः यह भी छद्म कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट छद्म कोटि की अभिक्रिया एग्जाम्पल ले हम एन क्लोरो एसिटेनिलाइड से पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड का निर्माण, यानी एन क्लोरो एसिटेनिलाइड पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड में परिवर्तित होता है, यानी एक समावेशीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में HCl जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी एन क्लोरो एसिटेनिलाइड को हम HCl के आधिक्य में लेते हैं तो यह किस में परिवर्तित होता है, HCl से रिएक्ट करके एसिटेनिलाइड में परिवर्तित हो जाता है और क्लोरीन मुक्त करता है। यह मुक्त क्लोरीन एसिटेनिलाइड से अभिक्रिया करके पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड बना लेता है। तो यहाँ क्लोरीन जो है वो एन पोजीशन से पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो गया, तो यह समावेशीकरण कहलाएगा। इस अभिक्रिया में जो HCl है, जो फर्स्ट स्टेप में जो HCl कंज्यूम होता है वो सेकंड स्टेप में रिमूव हो जाता है, अर्थात HCl की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। HCl यहाँ उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो रेट है वो रेट हम लें, रेट क्या होगा, dx/dt इक्वल टू KC6H5NClCOCH3, यानी केवल रेट में एन क्लोरो एसिटेनिलाइड पार्ट ले रहा है, अतः अब ऑर्डर जो होगी
वो 1 होगी, यानी इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। और इसकी अणुसंख्यता हम देखें तो अणुसंख्यता इसकी 2 है, तो यह भी एक छद्म कोटि की अभिक्रिया है। तो यह हमारी छद्म कोटि की अभिक्रिया थी और उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। थैंक यू।